नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हीरासन बाई उइके को राज्य मंत्री का दर्जा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की बनी सदस्य। विद्या बालन का बालाघाट आना हुआ रद्द, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से टली शेरनी फिल्म की शूटिंग। चैत्र नवरात्रि में डोंगरगढ़ में लगने वाला मेला हुआ रद्द, कोरोना वायरस को बताई जा रही वजह। बैगा महिलाओं को 5 महीने से नहीं मिली पोषण आहार की राशि, जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रहे बैगा। जिला अस्पताल ब्लड बैंक में ब्लड की कमी, चिकित्सकों ने की रक्तदान की अपील। और पद्मेश मीडिया ग्रुप के संचालक श्री उमेश बागरेचा की माताजी श्रीमती पारस बाई बागरेचा का हुआ निधन, गुरुवार को किया जाएगा अंतिम संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन ने बालाघाट की आदिवासी नेत्री हीरासन बाई उइके को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। प्रदेश शासन द्वारा 18 मार्च को यह आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि श्रीमती उइके शिक्षिका के पद से शिक्षक सेवा निवृत्ति लेकर राजनीति में प्रवेश किए थी। पूर्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बैहर विधानसभा से विधायक और बालाघाट संसदीय सीट से सांसद का चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। हालांकि इन दोनों ही चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन आदिवासी समाज में उनकी बेहतर छवि को देखते हुए कुछ वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने दल में शामिल किया। बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमूमन सभी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की। जिले में आदिवासियों के बढ़ते वोट बैंक को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रीमती उइके को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने की जानकारी मिल रही है। बालाघाट जिले की जन को देना चाहूंगी, क्योंकि उनका स्नेह प्यार, जिस मकसद से मैं समाज सेवा के लिए राजनीति में आई, समाज की सेवा, जनता की सेवा के लिए मैं अपनी नौकरी को दांव में लगाई, तो बस आप सभी लोगों का और जिले वासियों का, प्रदेश वासियों का प्यार है और उनका मेहनत है जो मुझको इस पद पे चयन किया गया। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जिस पद से मुझको नियुक्ति दी गई है, जिस विभाग से मुझको नियुक्ति दी गई है, तो उस विभाग का दायित्व, फर्ज, कर्तव्य, उनके कार्य जनता तक कैसे पहुंचे, वो मेरा पहली जिम्मेदारी रहेगी। सबसे पहले तो प्रताड़ित के लिए प्रशासन है, पुलिस विभाग है, उनकी समस्याओं के लिए आर्थिक जो सरकार की योजनाएं हैं, आखिरी छोर का व्यक्ति को कैसे मिले, वो जिम्मेदारी। तो मुझको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, तो वो मेरी खुशी नहीं है, वो मेरा कर्तव्य है और वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आखिरी छोर का व्यक्ति को क्या कार्य दे सकूं। लालबर्रा थाना अंतर्गत मोहगांव के मंदिर टोला में बीती रात विद्युत खंबे एल्यूमिनियम के तार चोरी करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उपजेल वारासिवनी भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक संग्राम पिता दिलीप नकपुरे, उम्र 21 वर्ष, निवासी मोहगांव, विद्युत खंबे में लगे एल्यूमिनियम तार चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ, जिसके पास से लगभग 10,000 रुपए का एल्यूमिनियम तार भी जब्त किया गया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बैगा महिला मुखिया को प्रति माह पोषण आहार योजना के नाम से दी जाने वाली 1,000 रुपए की राशि बीते 5 महीनों से उनके खाते में जमा नहीं करवाई गई। इस बात की शिकायत लेकर 1 दर्जन से अधिक बैगा महिलाएं जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची और अपनी परेशानी बताई कि वे बार बार बैंक जाकर इस विषय में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन बैंक की ओर से यही जानकारी दी जा रही है कि वरिष्ठ स्तर से राशि नहीं आ रही। बैगा उधर नहीं मिलता, काम करे के नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत दीपावली से पहले के लिए भी नहीं मिला, किसी को मिला, किसी को है कि नहीं। अच्छा, और काम का भी पैसा नहीं मिला? नहीं। यहाँ वो बैगा योजना के लिए आया था। तो बैगा योजना में कैसा क्या है? मिल नहीं रहा है। कितने दिनों से? किसी भाई का 6 महीना हो गया, किसी का 8 महीना हो रहा है। अच्छा, तो सरपंच सचिव से तो मुलाकात की होगी आपने? सरपंच से को तो अभी फोन लगाए थे, तो सरपंच बोलने लगा कि जाओ। इसीलिए आया है? हाँ, उसी के लिए आए। अच्छा, वो लोग भी सहयोग नहीं करते क्या? नहीं कर रहा है। तो फिर भी कितने लोग होंगे जिनको नहीं मिला है अभी तक?
हमारे गांव का पूरे भाई नहीं मिल रहा है। पूरे भाई कितने घर के लोग होंगे वहाँ पे? वहाँ कम से कम कितना घर है, 24 घर होंगे। 24 घर। जनपद पंचायत के खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान बताते हैं कि शासन स्तर से ही बैगा पोषण आहार की राशि का आवंटन नहीं किया गया है। इसमें ये था कि उनको बैगा योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं मिल रही थी। उसके संबंध में अभी शासन से बंटन प्राप्त नहीं हुआ है। बंटन प्राप्त होगा उनके खाते में पेंशन जमा हो जाएगी। कब से नहीं मिल पाया था उनको? ये अक्टूबर तक के तो उनको मिल गया है, उसके बाद से बंटन प्राप्त नहीं हुआ। आदिवासी विकास विभाग वाला के द्वारा बताया गया है कि जब शासन से आवंटन आएगा पेंशन प्राप्त हो जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती सिर्फ माल्यार्पण कर मनाई जाएगी। जयंती के अवसर पर होने वाली सभी कार्यक्रम समाज की ओर से रद्द कर दिए गए। लोधी समाज के लोगों के द्वारा बकायदा बैठक आउट की गई, जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि 20 मार्च को शहर के रानी अवंतीबाई चौक में माल्यार्पण कर जयंती मनाई जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा लगाई गई धारा 144 का पालन किए जाने का निर्णय लिया गया। वीरांगना महारानी अवंतीबाई के प्रति वर्षानुसार 20 मार्च को उनका शहादत दिवस हमारी समाज और सर समाज की तरफ से मनाया जाता है। और इस बार भी हमारी व्यापक तरीके से रानी अवंतीबाई का शहादत दिवस मनाने की तैयारी थी, लेकिन ये जो व्यापक व्यापदा कोरोना वायरस की पूरे विश्व में चली है, इसके तहत कलेक्टर साहब और धारा 144 लागू होने के कारण हम इसको सिंपल रूप से बालाघाट अवंती चौक में मनाने का हमने कार्यक्रम बनाया है। और हमारी सभी स्वजाति बंधुओं से, बालाघाट जिले के सभी साथियों से बात हुई है कि अगर ऐसा धारा 144 लगी है और कोरोना वायरस की आपत्ति है, तो जैसा सरकार का निर्देश है और हम सब भी चाहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के लोगों की आस्था का प्रतीक डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में आयोजित होने वाला चैत्र नवरात्रि मेला का आयोजन इस वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने बकायदा नागपुर, भंडारा, गोंदिया, मंडला, बालाघाट, गढ़चिरौली कलेक्टर को पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी कि 25 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 तक चैत्र नवरात्रि मेले का आयोजन मां बमलेश्वरी देवी डोंगरगढ़ में किया जाता था, जिसे कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, मंदिर परिक्षेत्र में दर्शनार्थियों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रोपवे से संचालन भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही डोंगरगढ़ मेला स्पेशल ट्रेन संचालन, ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी बाकायदा सभी जिला कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को देने की बात कही गई है, जिससे लोग डोंगरगढ़ पहुंचकर देवी दर्शन नहीं होने पर निराश होकर ना लौटे। फिल्म इंडस्ट्री की उलाला गर्ल विद्या बालन 21 मार्च से लगभग 1 महीने के लिए अपनी आगामी फिल्म शेरनी की शूटिंग के लिए बालाघाट आ रही थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से फिल्म की शूटिंग आगामी दिनों के लिए रद्द कर दी गई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट सहित बैहर और अन्य स्थानों पर की गई गाड़ियों, होटल, रिसोर्ट की बुकिंग आगामी तारीख तक बढ़ा दी गई। इसकी मुख्य वजह कोरोना वायरस संक्रमण को बताया गया है। आपको बता दें कि शेरनी फिल्म की शूटिंग के लिए बकायदा स्पॉट तय कर लिए गए थे। बकायदा इसके लिए वन विभाग से उन स्थानों की अनुमति ले ली गई थी और पुलिस प्रशासन को इस विषय में जानकारी भी दे दी गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही शूटिंग को आगामी दिनांक तक रद्द किए जाने की जानकारी फिल्म शेरनी के प्रोडक्शन टीम के द्वारा वन विभाग को दे दी गई। वहीं पुलिस प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था आगामी दिनों के बाद उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई है। जिला ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के आदेश अति शीघ्रता से कराए जाने के एवज में आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा का पुष्प गुच्छ देकर आभार व्यक्त किया। इस संदर्भ में संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र नागेश्वर ने बताया कि इस आदेश के प्रसारित होने से विभागीय शिक्षकों में अत्यंत हर्ष व्याप्त है,
जिसका सम्मान करते हुए संघ ने सभी की भावना का सम्मान करते हुए सहायक आयुक्त का आभार किया है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शासन के द्वारा रोजाना ही नए फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संक्रमित व्यक्ति की जांच की रिपोर्ट महज 2 दिन के भीतर जबलपुर मेडिकल कॉलेज के माध्यम से भेजी जा रही है, जिससे उस व्यक्ति का इलाज जल्द से जल्द किया जा सके। अभी जिस तरह से पूरे हमारे देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है, हमारे जिला बालाघाट में भी 144 लागू हो चुकी है कि कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन फैल रहा है, इससे अगर कोई भी केस डिटेक्शन होता है कि अगर उसको मानते हैं अपन सस्पेक्टेड है, हो सकता है कि इसे कोरोना वायरस से इन्फेक्शन है ये, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके बाद में उसका सैंपल लेने के बाद में जो नज़दीकी जो हमारा संभाग जबलपुर मेडिकल कॉलेज है, उसी के नज़दीक में ICMR सेंटर है, वहाँ पे सैंपल भिजवाए जाते हैं। जिस तरह से इसके पहले स्वाइन फ्लू से ग्रसित जो मरीज होते थे और हॉस्पिटल में एडमिट होते थे और उनका सैंपल लेके भिजवाया जाता था, तो वहीं ICMR सेंटर भिजवाया जाता था, और अभी भी वहीं फिर उसके आगे उसके डिटेक्शन के लिए हो सकता है कि पुणे भिजवाया जाए, और जो भोपाल में वायरोलॉजी लैब है वहाँ पे भी भिजवाया जाए। कब तक मतलब उसकी जांच रिपोर्ट आने की संभावना लग रही है, जैसे जबलपुर अगर भिजवाते तो? जिस तरह से अभी ये देखा जा रहा है कि सस्पेक्टेड मान के एडमिट करके उनका सैंपल भिजवाया जा रहा है, तो जितने जल्दी से जल्दी रिपोर्ट हो सके 1 से 2 दिन के अंदर में वो इन्फॉर्म कर देते हैं। यही नहीं, शासन के द्वारा यह फैसला भी लिया गया है कि यदि कोरोना वायरस संक्रमित पीड़ित मिला और उसे बेहतर इलाज देने की जरूरत पड़ी तो निजी नर्सिंग होम में आइसोलेशन वार्ड बनाकर इलाज किया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में आइसोलेशन और ICU सेंटर तो है ही। अभी आगामी आदेश, अभी हमारे पास में ऐसे कोई आदेश तो नहीं आया है, लेकिन सरकार यही चाहती है कि अगर ऐसे कुछ इमरजेंसी लागू होती है और एक भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीज यहाँ पे पाया जाता है, तो उसके बाद में और भी सस्पेक्टेड मरीज मिलते हैं, तो हो सकता है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो संचालक है और बड़े चिकित्सा अधिकारी, उनसे सहायता ली जाए और उनके हॉस्पिटल। जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में ब्लड की बीते कई दिनों से बहुत अधिक कमी देखी जा रही है, जिस कारण जरूरतमंदों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यतः प्रसूति वार्ड में रोजाना ही ब्लड की बहुत अधिक जरूरत पड़ रही है। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होने की वजह से चिकित्सक परिजनों को यही सलाह देते हैं कि आप अपना ब्लड दे दीजिए, उसके बदले उस ग्रुप का ब्लड आपको दे दिया जाएगा। लेकिन कई बार दिक्कत यहाँ आ रही है कि समान ग्रुप का ब्लड नहीं होने की वजह से जरूरतमंदों के लिए ब्लड की बहुत अधिक परेशानी हो रही है। सीजर हुआ है, सीजर से लड़का हुआ है, 3 दिन हो गए। अच्छा। तो यहाँ ब्लड बैंक आए थे, क्यों आए थे? ब्लड लेने के लिए। ब्लड मिला आपको? ब्लड नहीं है बोले, वो पॉजिटिव है, जो लड़की को लग रहा है वो है, लेकिन जमा करना पड़ेगा दूसरा डोनर। तो मिला कोई आपको डोनर ऐसा? बताते हैं बोले हैं अभी। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल ब्लड है ही नहीं मतलब अभी? नहीं है बोले, लेकिन अभी थोड़ी देर बैठो आप बोले। क्या नाम आपका? राजकुमार ठाकुर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बालाघाट जिले के लोग जागरूक नहीं हैं। जिला अस्पताल के अनुसार रोजाना 5 से 6 लोग स्वेच्छा से ब्लड देने अस्पताल आ रहे हैं। ऐसे ही एक रक्तदाता ने आम जनता से रक्तदान करने की अपील की। सर, मेरे अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा था, डॉक्टर ने बोला था कि एक बार ब्लड अपना डोनेट कर दो, नया ब्लड आएगा। तो और आपको मालूम है यहाँ पे ब्लड की बहुत कमी चल रही है? नहीं, मुझे ये सब मालूम नहीं था कि ब्लड की कमी चल रही है, लेकिन आज आपने दिया? हाँ, मैंने। अच्छा, ये बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे सामाजिक संस्था है और अन्य भी युवा लोग हैं? मैं कहना चाहूँगा कि देखो, हमारा ब्लड जब मैं दान कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं तो दान इसलिए कर रहा हूँ ना, आम जनता को मिले, कोई यहाँ मतलब पैसे ना ले, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ब्लड के लिए भी, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फिर भी यहाँ ब्लड के लिए पैसे लेते हैं 2500 से 2000 रुपये जो भी है डॉक्टर लोग। तो मैं भाई दान, मेरा ये कहना है कि मेरा ब्लड किसी गरीब को जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा। जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर R.K. वर्मा बताते हैं कि बीते दिनों कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से आयोजित किए जाने वाले रक्तदान शिविर रद्द कर दी गई है। रोजाना मांग अधिक होने की वजह से कुछ दिनों से अस्पताल में ब्लड की बहुत अधिक शॉर्टेज चल रही है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि पहले जैसे प्रसूता है तो उसके जो परिवार के लोगों से हम लोग मतलब ब्लड ले लेते थे और निःशुल्क मतलब ब्लड प्रदान करते थे, लेकिन एक्सचेंज में ब्लड आ जाता था। अभी गवर्नमेंट के कुछ नए मतलब नियम आए हैं
उसके अनुसार से उसको ब्लड भी पूरा फ्री करना है ना। और जो हीमोग्लोबिनोपैथिक केसेस हैं, कैंसर है, उनको भी फ्री करना है। तो इसलिए जो ब्लड डोनेशन कैंप से जो ब्लड आते हैं, तो उससे भी मतलब क्या है कि प्रसूतक केसेस बहुत रहते हैं, तो उसकी मतलब आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मतलब ब्लड बैंक में कमी जा रही है। दूसरा एक कारण ये अभी ये समझ आ रहा है कि चूंकि कोरोना वायरस के कारण क्या है कि सामूहिक मतलब कोई कैंप भी, जितने कैंप अभी लग रहे हैं जिले में या मध्य प्रदेश में, वो सब कैंप भी अभी पोस्टपोन हो गए हैं। मतलब प्रभावित हुआ सर जैसे वायरस जो फैला है उसकी। हाँ, तो इसलिए मतलब क्या है कि कैंप भी मतलब कैंप नहीं लगा सकते। शिविर अभी भरवेली में भी एक कैंप था आपके पिछले संडे को, तो वो कैंप भी मतलब वहाँ से मतलब पहले से कैंप डिसाइड था, लेकिन फिर बाद में वहाँ से ये आया कि कैंप नहीं करना है, क्योंकि ऐसे उन लोगों को ये मिला है कि सामूहिक इकट्ठा नहीं होना है। सर क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे देखा जा रहा है भारी दिक्कतें आ रही है ब्लड को लेकर के यहाँ पे अभी। मैं आम जनता से मतलब यही अपील करूंगा कि पूरे समूह में न 4-4, 5-5 लोग मतलब आके मतलब जो शैक्षिक रक्तदाता है या जो बड़े बड़े जो संस्था है, वो मतलब 4-4, 5-5 के ग्रुप में आके यहाँ ब्लड बैंक में आके मतलब ब्लड डोनेट करे, ताकि रक्त की जो कमी है, ब्लड बैंक की कमी है, तो वो उसकी पूर्ति। कहावत है, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आपके शरीर की यह क्षमता किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए मददगार होगी। इन सब बातों को देखते हुए इन दिनों देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर जिला अस्पताल आइस विंग के द्वारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां पिलाई जा रही है। तुलसी नीम के पत्तों के रूप में आयुर्वेदिक काढ़ा और होम्योपैथिक की दवा रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पिलाई जा रही है। देखिए, किसी प्रकार का ये कोरोना वायरस जो है एक प्रकार का वायरल इन्फेक्टेड संक्रमण वाली बीमारी है। किसी प्रकार का संक्रमण रोकने के लिए सबसे जरूरी होता है आपके खुद के शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा हो। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक में जो दवाइयाँ दी जा रही है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जा रही है। जो जैसे जैसे आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा, किसी भी प्रकार के संक्रमण, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। नगर मुख्यालय से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में लालबर्रा व मानपुर के बीच स्थित सर्राटी नदी के पास 16 व 17 मार्च की दरमियानी रात्रि बैल जोड़ी लेकर ग्राम गटापायली आ रहे 2 कृषकों को कुछ युवकों के द्वारा रोके जाने एवं एसपी की धौंस जमाकर उनके साथ मारपीट, मोबाइल छीनने एवं बैलों को भगाए जाने की घटना प्रकाश में आई। मामले की जानकारी मिलते ही शाम 5 बजे थाने पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि थाने में दोनों कृषकों के द्वारा आवेदन दिए गए थे, जिसके पश्चात पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही थी। पद्मेश से चर्चा में गठापायली थाना बारासिनी निवासी कृषक विजय पटले ने बताया कि वह अपने साथी नीलचंद नेताम के साथ 15 मार्च को महू बैल बाजार गए थे और दोनों एक एक बैल जोड़ी खरीद कर वापस आ रहे थे, लेकिन रात्रि में अचानक मौसम खराब होने से ग्राम कटंगा में वे रुक गए, जहां सोमवार को दिन में आराम करने के पश्चात शाम को वे रात्रि में बैलों को लेकर गटापायली जा रहे थे। तभी लालबर्रा सर्राटी नदी के पुल के किनारे 2 बाइक सवारों ने उन्हें रोका और पूछा कि बैल कहां ले जा रहे हो, रसीद दिखाओ। जिस पर उन्होंने रसीद दिखाई तो उनसे रसीद को छीन लिया गया। उन्होंने अपना परिचय दिखाया कि हम पुलिस वाले हैं, एसपी साहब है, और कार्ड दिखाकर धमकी देने लगे। उसके बाद पैसों की मांग की गई। श्री पटले ने बताया कि पहले बाइक से 2 लोग आए, उसके बाद उन्होंने अपने साथियों को फोन करके बुलाया, जिसके बाद 5 से 6 लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की और हमसे मोबाइल भी छीन लिए और हमारे दोनों बैल जोड़ी लापता है। हम लोग एक साथी के साथ में हम मऊ बाजार गए थे रविवार। वहाँ से आए रविवार को, अपनी नाइट हो गई, मौसम अचानक ख़राब होने से हम कटंगा गाँव में रुक गए। सोमवार दिन को वहाँ पे आराम किया। शाम के टाइम में अपना खाना खा करके 2 बैल अपने ले करके जा रहे थे सर्राटी नदी के पुल के किनारे, यहीं लालबर्रा पे। लालबर्रा, हाँ हाँ। 2 बाइक सवारों ने हमें रोका और हमसे पूछा कि ये बैल कहाँ जा रहे थे। हमने बोला हमारे गांव जा रहे हैं, हम खरीद के ला रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि रसीद है या नहीं है। हमारे पास रसीद थी, हमने रसीद दिखाया तो उन्होंने हमारी रसीद को छीन लिया। इसके पश्चात उन्होंने बोला कि ये बैल तो कटनी के हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है।
उन्होंने फिर बोले कि हमको जानते हो क्या? हमने बोले हम नहीं जानते। फिर उन्होंने ही अपना परिचय दिखाया कि हम पुलिस वाले हैं, एसपी साहब हैं। अपने कार्ड वार्ड दिखा करके हमको धमकी देने लगी। हम लोग जा रहे थे रास्ते से, बस स्टैंड क्रॉस करके उधर, फिर उन्होंने हमको बुलाया और फिर बोले ये कहाँ के बैल है, कट्टी के है, ऐसा करके चिट्ठी दिखा। हमने चिट्ठी दिखाया, उन्होंने छीन लिया, हमारा मोबाइल भी छीन लिया और फिर मारपीट शुरू कर दी। कोई मौका आपको नहीं दिया बताने बोलने का, सीधे मारने लगे? फिर इधर उधर खींचा था, नहीं किए, फिर हमको बैठा दिए एक जगह, बोले यहाँ से कोई नहीं भागेगा। हम भागे नहीं वहीं। फिर उसके बाद में फिर वो 5-6 लोग हो गए, मारने लगे हम। फिर हम क्या करते, चुपस थे वहाँ। आपका भी मोबाइल छीन ली? हाँ। कितने में खरीदे थे बैल आपने? 18,000। और आपके साथी ने? 20,000। 38,000 के टोटल बैल थे। अभी कहाँ है बैल? वो ना पता है। इस संबंध में चर्चा करने हेतु थाना प्रभारी से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने इस पूरे मामले की जांच करवाए जाने की बात कही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। इंटरनेट इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग यू डू टुडे। वी नो जस्ट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू। Be up to watch your favorite shows or download movies. Enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple devices in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1000 Mbps. Get the promised speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband. Feel the speed. देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में जल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है, जिसको लेकर प्रस्ताव शासन प्रशासन को भेज दिया गया। आपको बता दें कि जिले में करीब 334 ऐसी बसाहटें हैं जहां पर प्रत्येक वर्ष पेयजल समस्या संभावित रहती है, जिनमें से 184 बसाहटों को चिन्हित किया गया है, जहां पर इस वित्तीय वर्ष में 28 नवीन हैंडपंप नल जल योजना के तहत 65 पाइपलाइन और बड़ी संख्या में सिंगल फेज मोटर पंप की व्यवस्था की जाएगी। इस संदर्भ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री डीपी मंगोरे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए विभाग के द्वारा एक योजना बनाई गई है, जिसमें हम लोगों ने हैंडपंपों में राइजर पाइप बढ़ाने का प्रावधान रखे हुए हैं और कुछ सिंगल फेज पंप का प्रावधान रखा है और कुछ पाइपलाइन सुधार भी रखे हैं और नल जल योजना का सुधार, सिंगल फेज पंप की स्थापना, नवीन नलकूप खनन और हैंडपंप में राइजर पाइप बदलीकरण और सुधारने का भी रखा गया प्रावधान। तो एक ऐसी कार्य योजना बना के हमने शासन को प्रस्तुत की गई है। क्या नाम है सर? उसमें योजना का नाम है आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या संभावित
बस 8 एवं हमने पेयजल व्यवस्था के निराकरण हेतु कार्य योजना, वो कार्य योजना बना के शासन के द्वारा प्रस्तुत कर दी गई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर शासन द्वारा एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा आज नगर के मुन्ना स्टेडियम में तालाबंदी कर दी गई। आपको बता दें कि एडवाइजरी जारी करने के बाद भी स्टेडियम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंच रहे थे, जिन्हें समझाइश देने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी, जिस पर जिला खेल अधिकारी रविंद्र ठाकुर के निर्देश पर आज तालाबंदी कर दी गई। इस संदर्भ में जिला खेल अधिकारी रविंद्र ठाकुर ने बताया कि शासन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत समस्त खेलों पर 31 मार्च तक विराम लगा दिया गया है और इसी कड़ी में आज स्टेडियम में तालाबंदी की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, देश में कोरोना नामक एक संक्रमित जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। उसकी क्योर के लिए जो हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी खेल प्रशिक्षण केंद्र हैं हम उन्हें बंद कराया जाए। तो हमारी प्रेमिसेस में जो भी खेल हैं वो हमने पूर्णतः रोक लगा दी है। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है, मुन्ना स्टेडियम में काफ़ी संख्या में लोग सुबह शाम आ रहे हैं, खिलाड़ी और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में हमने मुन्ना स्टेडियम के जो दोनों गेट हैं उसको लॉक कर दिया गया है कलेक्टर साहब के आदेशानुसार। और बाकी अभी भी अगर कोई प्लेयर आते हैं तो हम उनको समझाइश देंगे, उनको बताया जाएगा कि इस वायरस से हमें कैसे बचना है और हमें इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं और उनको ये समझाएंगे कि एक ही जगह पे 20 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो, ताकि हम इस वायरस से लड़ सकें। तो ये कब तक खुलेगा सर? ये अभी शासन के निर्देशानुसार तो 30 मार्च तक टोटली बंद है। उसके बाद जैसे भी हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम उस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। जिला दुग्ध केंद्र के द्वारा संचालित नगर में अधिकांश दुग्ध पार्लर अतिक्रमण के चलते बंद हो गए हैं, जिसके कारण केंद्र को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर केंद्र के द्वारा नगर मुख्यालय में 40 सांची केंद्र खोले गए हैं। वहीं दुग्ध पार्लर को लेकर व्यापारियों में रुझान नजर नहीं आ रहा है और अब तक महज 2 आवेदन केंद्र को प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में जिला दुग्ध केंद्र प्रबंधक माधुरी सोनेकर ने कहा कि पूर्व में अतिक्रमण के चलते करीब 5 दुग्ध पार्लर के अनुबंध हटा दिए गए हैं और पुनः पार्लर स्थापित किए जाने के लिए आवेदन बुलाए गए हैं। अब तक 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ अतिक्रमण के कारण हटे, शहर के कुछ ऐसे इलाकों में पार्लर्स पहले आवंटित हुए थे और लोग इसका संचालन कर रहे थे जो अतिक्रमण की श्रेणी में है, इसीलिए वो फिर हटाए गए हैं। और अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि शहर के ऐसे स्थान जो अतिक्रमण की श्रेणी में ना आए और लोगों की सुलभ पहुंच तक जहां पहुंच सके लोग सुगमता से, वहां पे हम नवीन पार्लर आवंटन की प्रक्रिया हमारी जारी है। कोई ऐसे आवेदन आए? आवेदन तो 2 आए हैं अभी और हम लोग और आवेदन की रास्ता देख रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे 5 पार्लर का आवंटन हम लोग इस साल में करें। वारासिवनी नगर सहित क्षेत्र में 18 मार्च की सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश तूफान के साथ बिजली कड़कने से विद्युत प्रवाह अवरुद्ध हो गया। सुबह तेज बारिश के साथ करीब 10 बजे बहुत जोर से बिजली चमकी और बादलों में गर्जना हुई, जिसके कारण नगर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास स्थित मेन सप्लाई का तार टूटकर नीचे से गुजरी विद्युत लाइन पर गिरा, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के कारण विद्युत लाइन से आधा शहर और आसपास के करीब 65 ट्रांसफार्मर बंद हो गए, जिसकी जानकारी नगर वासियों के द्वारा विद्युत विभाग को दी गई, जिस पर जेई संदीप सहारे के द्वारा विद्युत अमले के साथ लाइन का निरीक्षण कर सुधार कार्य किया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी के पास तार टूट गया था और अन्य प्रकार की समस्या के चलते करीब 3 घंटे तक विद्युत प्रवाह बंद रहा, जिसके कारण नगर सहित आसपास के क्षेत्र वासियों को असुविधा का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अवरुद्ध विद्युत प्रवाह को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालाघाट के प्राचार्य मोहसिन हबीब खान ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य कौशल प्रतियोगिता परीक्षा 2020 को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 21 मार्च 2020 को होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से आम जन को बचाने के लिए इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले आईटीआई के सभी परीक्षार्थियों को यह सूचना दे दी गई है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नकपुरा निवासी युवक अंकुश दीवान की मौत के मामले में परिजनों ने 18 मार्च को थाना पहुंचकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मृतक अंकुश के पिता राजेंद्र दीवान ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से पुणे में एक कंपनी में कार्यरत हैं।
उन्हें फोन पर सूचना दी गई कि उनके पुत्र अंकुश दीवान की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद वे 13 मार्च को अपने ग्राम नकपुरा वापस आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि पुत्र अंकुश दीवान अपने दोस्त अमित बाहेश्वर, सैफी कुरैशी, अभय विश्वकर्मा, अंकित खंडाते, तालिब खान और अन्य 2 लोगों के साथ 11 मार्च को लगभग शाम 6-7 बजे गया था। अपने पुत्र की जो हत्या जो हुई है, मेरे को शंका है, उसको करंट का आधार देते हुए उसको फंसा रहे हैं। उस आधार पर मैं अपने आवेदन देने आया था थाना। नहीं, तो इसके पहले कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? उस कार्रवाई जो पुलिस वालों ने की उसमें संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे को आशंका है, इस वजह से एक आवेदन देने, रिपोर्ट डालने आया था पुनः जाँच के लिए। तो क्या आवेदन दे दी? कौन कौन है आपके साथ में यहाँ पे? मेरे साथ में गांव के लोग हैं। तो उस दिन कहाँ, घर से कब निकले थे, क्या घटना घटी थी उस दिन? घर से 6 से 7 बजे करीब निकला था। लालबरा में रह रहा था, पढ़ रहा था दादा दादी के साथ में। उसको बुलाया गया दोस्तों द्वारा, उसको बुलाया गया। उसको बुला के लेके कहाँ लेके गए मुझे मालूम नहीं। अब उसके बाद सुबह हमें सूचना मिली पुलिस विभाग द्वारा कि अंकुश दीवान को जिला चिकित्सालय लालबर्रा में लेकर आए। जब हम लोग परिजन लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो मृत अवस्था में था। तो हमें पुलिस की इस जांच से कोई संतुष्टि है नहीं। हमें ये आशंका है कि इसकी मृत्यु की गई है करंट लगाकर, और इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसी हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं। और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई और इसकी जांच जल्दी नहीं हुई तो हम इसके विरुद्ध हम आगे तक और विवेचना करवाएंगे। ये हमारा आग्रह है पुलिस। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका को देखते हुए इस मामले में पुनः जांच के लिए परिजनों व ग्रामीणों के साथ थाने में आवेदन किया गया है कि मौत के मामले की विवेचना कर उचित धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाए। आज नकपुरा के ग्रामीण लोग मृतक के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। पीएस साहब महोदय के आदेशानुसार ज्ञापन प्राप्त किए, उनके अनुसार आदेशानुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मृतक है नकपुरा का, उसके संबंध में कहता है इसकी मृत्यु नहीं हुई है, इसकी हत्या की गई है संबंध में। अच्छा, इन्होंने ज्ञापन दिया ग्रामीण। पद्मेश मीडिया ग्रुप के संचालक श्री उमेश बागरेचा जी की माताजी श्रीमती पारसबाई बागरेचा, पति मेघराज बागरेचा, उम्र 98 वर्ष का बुधवार की रात करीब 8 बजे निधन हो गया। आपको बता दें कि श्रीमती पारसबाई बागरेचा अपने पीछे 3 पुत्र डॉक्टर खुशाल चंद्र बागरेचा निवासी विदिशा, सुभाष बागरेचा और पद्मेश मीडिया ग्रुप के संचालक उमेश बागरेचा सहित 3 पुत्री नाती डॉक्टर प्रशांत बागरेचा, विदिशा और पद्मेश बागरेचा सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। गुरुवार सुबह 11:30 बजे श्री उमेश बागरेचा के निवास स्थल गुजरी बाजार से श्रीमती पारसबाई बागरेचा की शव यात्रा निकाली जाएगी, जिनका अंतिम संस्कार स्थानीय मोक्ष धाम में किया जाएगा। श्रीमती पारसबाई बागरेचा के निधन की खबर लगते ही मीडिया जगत, सामाजिक जन, व्यापारी वर्ग सहित जिलेवासियों में शोक की लहर व्याप्त है। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम मांझापुर के साहू टोला में शराब के नशे में धोते एक व्यक्ति ने पड़ोसी के घर में घुसकर जहां तोड़फोड़ मचाई, वहीं एक वृद्धा को कुल्हाड़ी से सिर में मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस खूनी वारदात के दौरान वृद्धा की बहू ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। 18 मार्च की शाम 7:30 बजे हुई इस वारदात में गंभीर रूप से घायल वृद्धा नाननबाई पति स्वर्गीय भोलाराम पटले 80 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार व्यक्ति अकल गौंड को वारासिवनी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए अब न्यायपालिका ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। व्यवहार न्यायालय वारासिवनी ने इस पर तत्काल प्रभाव से अमल शुरू कर दिया है। न्यायालय की सूचना पटल सहित भवन की दीवारों पर सूचना चस्पा करते हुए निर्देशित किया गया है कि न्यायालय में आवश्यक कार्य ही पूरे किए जाएंगे। जमानत संबंधी मामलों और गंभीर मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। गवाहों से संबंधित और अन्य साधारण सुनवाई के मामले नहीं सुने जाएंगे। इस दौरान अगर पक्षकारों की अनुपस्थिति पर न्यायालय किसी प्रकार का कोई विपरीत आदेश प्रसारित नहीं करेगा। न्यायालय में यह व्यवस्था आगामी 31 मार्च 2020 तक के लिए बनी रहेगी।
कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में आवश्यक सूचना न्यायालय द्वारा लगाई गई है। न्यायालय कक्ष परिसर में दिनांक 31/3/2020 तक यहाँ पर न्यायालयीन कार्यों से आए थे। जी हाँ जी हाँ। नागपुर से जब आप आए हैं तो नागपुर में जानकारी कि वहाँ कुछ ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो डिटेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। लगभग कितने पेशेंट जो है वो डिटेक्ट हुए? मेयो के अंदर में करीब 90-95 पेशेंट हैं, जिसमें से 3 पेशेंट भाग चुके हैं। अभी तक उनका पता नहीं लगा है। अच्छा, 3 भाग गए हैं? हाँ, 3 भाग गए हैं, वो अभी तक नहीं पता लगा है। कैसे ले रहे हैं वहाँ पर नागपुर में इस डिसीज को लेकर? इस मैटर को तो काफ़ी सीरियस ले रहे हैं। तो आपको वहाँ पर भी पूरे हाँ, सारे मतलब स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल ये सारा बंद हो चुका है। बड़े बड़े जो किराना दुकान, मॉल है वो भी बंद हो चुके हैं। सिंधी समाज कल्याण समिति वारासिवनी का विघटन कर दिया गया है। उप पंजीयक रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी जबलपुर संभाग के द्वारा आदेश जारी कर जिलाधीश बालाघाट को समिति की समस्त चल और अचल संपत्ति को तत्काल राज्य शासन में कब्जे में लेने की बात कही है। समिति के विघटन के संबंध में विनोद सचदेव ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन से मांग की है कि वह आदेश का क्रियान्वयन कर समाज हित में तत्काल प्रभाव से समिति की समस्त चल और अचल संपत्ति गुरु नानक धर्मशाला और उस पर बने 6 व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को राज्य शासन के कब्जे में लें। इन आरोपों पर समाज के सभी पदाधिकारियों ने तत्काल मीडिया को तलब किया। समिति के अध्यक्ष लक्की रामचंदानी ने बताया कि विनोद सचदेव हमारे समाज के एक गणमान्य नागरिक हैं और उनके द्वारा जब भी जिस बात की जानकारी के लिए आवेदन लगाया गया है उन्होंने बाकायदा जानकारी दी है। आय व्यय का समस्त ब्यौरा उन्होंने समिति की बैठक में सार्वजनिक रूप से दिया है। सिंधी समाज कल्याण समिति किस प्रकार का गबन किया गया है? मतलब जो धर्मशाला है वो दुनिया भर के चंदे और वहां से प्राप्त जो आय होती है, ये इनका ना कोई खाता है ना कुछ है, ये सब अपने अंदर में अपने पैसे यूज कर रहे हैं। उसके संबंध में इस संबंध में मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को जांच के लिए दिया था, जिसमें एसडीएम साहब ने पूरी जांच करके बकायदा उसको रजिस्टर्ड फर्म को लिखा था जांच करने के लिए। उसके उपरांत जो रजिस्टर्ड फर्म ने इनका नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर था सिंधी समाज कल्याण समिति का, जिसको निरस्त कर दिया गया है और उसमें रजिस्टर्ड फर्म ने ये आदेश किया है कि सिंधी समाज कल्याण समिति की बनी हुई श्री गुरुनानक धर्मशाला और कॉम्प्लेक्स और जो बेसमेंट है उसकी चल अचल संपत्ति शासन के अंदर निहित होगी, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय की मैंने 4-5 दिन पहले आवेदन देखे आया हूँ और कलेक्टर महोदय उसमें क्या संज्ञान लेते हैं तो पता पड़ेगा। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग किया हूँ कि इन्होंने भ्रष्टाचार की हैं, इनके ऊपर मैंने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया हूँ कि इनके ऊपर विभिन्न जो 420 की धारा होती है, गबन की जो धारा होती है, तत्काल इनके ऊपर FIR दर्ज कर इनको गिरफ्तार करें। किनको? श्री लक्की रामचंदानी है और दूसरे अपने कन्हैयालाल बुधरानी है। लक्की रामचंदानी अध्यक्ष महोदय थे, अब वो निरस्त होकर तो मेरे हिसाब से नहीं रहे। सेकंड सचिव है अपने राजेश प्रियानी जी, तीसरे हैं कन्हैयालाल बुधरानी कोषाध्यक्ष और डॉक्टर घनश्याम अटलानी सह सचिव और एक मोहनलाल चिमनानी कोषाध्यक्ष। क्या आरोप है इन पर? ये गबन के पूरे टोटल, इनके पास न कोई खाता है सिंधी समाज कल्याण समिति का, ये फर्जी पूज्य सिंधी पंचायत के नाम से रसीद फाड़ते हैं। जो भी प्राप्त आय होती है और प्लस जब शादी ब्याह होते हैं तो उसमें काफी चंदा एकत्रित होता है वर वधू से। ये कोई पैसा बैंक में नहीं रखते, कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक। समाज को हैंड ओवर हुआ है परयानी परिवार द्वारा। उनके जो बड़े पिताजी थे उनके स्वर्गीय सेठ बख्शुमल जी, उन्होंने समाज को उन्होंने दान किया। मतलब जिस तरीके से विधायक निधि और सांसद निधि का इस्तेमाल हुआ, तो ये जो निधि आई है ये सिंधी समाज कल्याण समिति को आई है या पूज्य सिंधी समाज कल्याण समिति को? विधायक निधि नहीं मिली है, सांसद निधि से ऊपर जो कमरे बने वो सांसद निधि से बने हैं। सिंधी समाज कल्याण समिति को जो रजिस्टर्ड है, पूज्य सिंधी समाज रजिस्टर्ड नहीं है। और उसको कोई भी किसी भी तरह शासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है। उसको कोई सहायता नहीं दी गई है। ये जानकारी है कि गुरु नानक धर्मशाला में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निकले हैं, उन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई निविदा, जैसे समाज के लिए जो होती है उसको प्राथमिकता के आधार पर किसी प्रकार की कोई निविदा जो है आपके द्वारा नहीं निकाली गई, जिससे काफी लोग जो है वो वंचित हो गए हैं और आपने अपने करीबी लोगों को जो है दुकानों का आवंटन किया है। नहीं, ये आरोप गलत है। हमने एक एक दुकानदार जाके बोले थे कि भाई आपको दुकान आपको लेने के इच्छुक है तो आप पहले आप जो जरूरतमंद है सबको हमने बोले। उसके बाद जो बाकी लोग तैयार हुए उसमें 6 लोगों को दुकान दी गई है।
2 लोग जो ने समाज को जो धर्मशाला डोनेट किए उनको, और 4 लोग जो तो दूसरे हमारे समाज ये मीटिंग में तय हुआ था कि ये जो दुकानें दी जाएगी सिर्फ समाज के लोगों को ही दी जाएगी और जो जरूरतमंद उनको ही दी जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये लग रहा है आपके ऊपर कि जो पूज्य सिंधी समाज कल्याण समिति जो है 2007 से रजिस्टर्ड है, लेकिन 2007 से लेकर 2019 तक आपके द्वारा किसी भी प्रकार की धारा 27, धारा 28 की कोई प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं किया गया, साथ ही इतने सालों का किसी प्रकार का कोई ऑडिट नहीं किया गया। नहीं, अभी हमने ऑडिट को पेश किया ना, अपन ने 2007 से लेके बताइए हार का मुंह देखे, इसलिए वो किसी न किसी बहाने किसी न तरीके से परेशान करना चाहते हैं। मतलब अननेसेसरी है आपको। हाँ, आपको दूसरा आप व्यक्ति को बताइए, आप परेशान करने वाला एक 2 व्यक्ति के साथ तीसरा व्यक्ति होता, बता दीजिए। समाज में 137 परिवार हैं और भी तो लोग हैं। आप लोग भी समाज में उठते बैठते हैं, सबके साथ उठना बैठना, आपको भी तो लोग बताते होंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हीरासन बाई उइके को राज्य मंत्री का दर्जा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की बनी सदस्य। विद्या बालन का बालाघाट आना हुआ रद्द, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से टली शेरनी फिल्म की शूटिंग। चैत्र नवरात्रि में डोंगरगढ़ में लगने वाला मेला हुआ रद्द, कोरोना वायरस को बताई जा रही वजह। बैगा महिलाओं को 5 महीने से नहीं मिली पोषण आहार की राशि, जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रहे बैगा। जिला अस्पताल ब्लड बैंक में ब्लड की कमी, चिकित्सकों ने की रक्तदान की अपील। और पद्मेश मीडिया ग्रुप के संचालक श्री उमेश बागरेचा की माताजी श्रीमती पारस बाई बागरेचा का हुआ निधन, गुरुवार को किया जाएगा अंतिम संस्कार। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।